नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में हम आज बात करेंगे हाशिए के लोगों का मीडिया तंत्र। इस बात पर लोगों का ध्यान कम जाता है कि दलित, आदिवासी या उत्पीड़ित समाज के लोगों के सुख दुख की कहानियाँ यदाकदा मुख्यधारा मीडिया में दिख तो जाती हैं, पर ये कहानियाँ कहने या सुनाने वाले आमतौर पर उस समाज से नहीं होते। ठोस उदाहरण देकर बात करने से वो ज़्यादा सुसंगत और समझने लायक होगी। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासियों से जुड़ी कहानियां मीडिया में आती रही हैं और ये बहुत स्वागत योग्य है। सोनी सोरी के साथ लिंगाराम कोडुपी के नृशंस उत्पीड़न की कहानी भी कुछ समय पहले मीडिया में आई थी, पर एक प्रशिक्षित पत्रकार होने के बावजूद लिंगाराम कोडुपी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि अपने समाज के दुख दर्द की कहानियों को वो स्वयं सुनाता या दिखाता। इसी तरह रांची की वासवी किड़ो बहुत दिनों तक हिंदी अखबारों में लिखती रहीं, पर एक मशहूर राष्ट्रीय हिंदी अखबार के यशस्वी संपादक ने बरसों काम कराने के बावजूद उसे वेतन भोगी स्टाफ के रूप में कभी कंफर्म नहीं किया। ग्लैडसन डुंगडुंग या अशोक दास पारंपरिक मीडिया के रहमो करम पर रहने के बजाय आज नए प्रयोग आजमा रहे हैं। हाशिए के लोगों या सबाल्टर्न समाजों के बीच से मीडिया में हस्तक्षेप की छोटी छोटी बहुत सारी सार्थक कोशिशें आकार ले रही हैं। दलित दस्तक, फॉरवर्ड प्रेस, सबाल्टर्न, सोशल ब्रेन वॉश, उत्तर वार्ता, वॉइस ऑफ इंडिया 24, दलित मीडिया वॉच, राउंड टेबल इंडिया सहित अनेक पत्र पत्रिकाएं, वेबसाइटें और विजुअल प्लेटफॉर्म्स अपने तई वैकल्पिक मीडिया की तलाश कर रहे हैं। राजस्थान जैसे सूबे में नौजवानों का एक समूह सहरिया आदिवासियों के बीच सूचना और संवाद प्रेषण के लिए स्थानीय पत्रकारिता के विकास में नया प्रयोग कर रहा है। मीडिया मंथन में आज चर्चा का विषय यही है, मीडिया ऑफ मार्जिनलाइज्ड। हाशिए के लोगों के मीडिया तंत्र की क्या संभावनाएं हैं, इसकी दशा क्या है और क्या होनी चाहिए दिशा। हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं विपुल मुदगल, निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं कॉमन कॉज के। हमारे साथ हैं सुनील सरदार साहब, सत्य शोधक समाज के से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं बीना पल्लिकल, जो नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हैं। हमारे साथ अशोक दास हैं, दलित दस्तक मैगजीन के संपादक। और रांची से हमारे साथ जुड़ेंगी वासवी किड़ो, जो लंबे समय तक हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं। आप चारों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। विपुल, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं, चूंकि आप इस तरह के बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड इलाके हैं, लोग हैं, समुदाय हैं, उनके बीच आप जाते रहे हैं। आप कई जगह ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। मेरी जो जानकारी है, सहरिया लोगों के बीच से ही जब मैंने बात की तो लोगों ने बताया कि आप वहाँ एक रिसोर्स पर्सन के रूप में जाते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि भारत का इतना विशाल मीडिया है, लगभग 90,000 करोड़ का मीडिया है ये, 80-90 हज़ार के आसपास इसके पास पत्र पत्रिकाएं हैं, सैकड़ों टीवी चैनल हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहा जाता है भारत का, खास तौर पे दलित उत्पीड़ित लोग, उनकी जो नुमाइंदगी वहाँ अगर नहीं है, जैसा कि आमतौर पे सब मानते हैं, तो ये क्या है कि क्या उस समाजों के लोग पत्रकार बनने के लिए योग्य नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, उनके पास दक्षता नहीं है, या उनके साथ वाकई भेदभाव होता है? वजह क्या है? नहीं, भेदभाव तो कुछ होता है, कुछ भेदभाव खुलेआम होता है और कुछ भेदभाव ऐसा है कि जो आकस्मिक किस्म का भेदभाव होता है। उसमें जैसे कि हम लोगों ने कई लोगों के साथ मिलकर कोशिश की कि हम ये समझें कि दलित लोग अंग्रेज़ी मीडिया में क्यों नहीं आ पाते। तो उसमें जनरली आधे तो ये होता है कि वो स्क्रीनिंग में निकल जाते हैं। हिंदी में कहाँ आते हैं? तो हिंदी में भी बहुत कम आते हैं। तो हिंदी में भी उसमें ये माना जाता है करीब करीब कि लोग ये देखते हैं कि आपकी विषयों पे पकड़ कैसी है, कैसे बोलते हैं, टर्न ऑफ फ्रेज़ क्या है, किस तरह से आप बात करते हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा कट जाते हैं वो। और दूसरी बात ये होती है कि उनको तथाकथित ब्राइट लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो वो एक तो मुझे एक मेरे मुख्य संपादक थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैं अपॉइंटमेंट्स कर रहा था एक जो रीजनल एडिशन के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये देखो ही मत कि वो क्या पढ़ाई की है, उसने लॉ किया है या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बस आप ये देख लो किस स्कूल का है। अगर वो मॉडर्न स्कूल का है, यहाँ वहाँ का है, तो ले लो, क्योंकि वो अंग्रेजी अच्छी करेगा और दूसरों की वो करेक्शन भी अच्छे कर देगा। हिंदी में भी करीब करीब वही बात है कि संभ्रांत किस्म की बात कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर लिख सकते हैं,
तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल संक्षेप में सुनील सरदार, जो मैं सवाल अभी विपुल से किया वही उसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। हाशिए के लोगों के लिए मीडिया शुरू जो किया था वो ईसाई मिशनरी ने शुरू किया था, विलियम केरी ने, और पहला न्यूज़पेपर भी उन्होंने निकाला था, और वो निकाला था ही हाशिए के लोगों के लिए। लेकिन मीडिया को पूरा ताबे में लिया गया। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ महात्मा फुले ने द्विभाषिक पत्रिका चलाई थी, दीनबंधु करके, और वो भी हाशिए के लोग मीडिया था, बहुत बिकता था। लेकिन उस वक्त के तिलक और वो जो लोग थे, उन्होंने इसको दबा के और ये इसको ख़त्म किया। तो फुले की बात, अम्बेडकर की बात जो लोग छापते थे वो पहले तो ईसाई मीडिया के लोग थे और बाकी फिर लेफ्ट वाले। तो मैं ये हाशिए के लोगों के ऊपर ये जानबूझकर नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर हाशिए के लोग कम हैं या नगण्य हैं तो ये संजोगवश है या संजोग नहीं है, इसके पीछे कोई योजना भी है? इसके पीछे योजना है, साजिश है, और ये साजिश है इन लोगों की लेखनी की धार। इनको महात्मा फुले ने बड़ा अच्छा नाम दिया था, कलम कसाई, जिनकी कलम को काट दिया जाता है, और ये लोगों को यानी सोच समझ के दूर रखा जाता है। देखिए, मैं आपसे समझना चाहता हूँ बिना इवन बाबा साहब अम्बेडकर, जो अपने ज़माने के नहीं बल्कि इतिहास के बहुत ही प्रतिभाशाली एक शख्सियत, लेकिन उन्हें भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिली लिखने के लिए, ठीक से कोई कॉलम दे, बड़ा उनका लेख छापे। उनको भी कभी बहिष्कृत भारत निकालना पड़ा 1927 में, कभी मूक नायक निकालना पड़ा 1920 में, कभी जनता निकालना पड़ा 1930 में, फिर उनको प्रबुद्ध भारत की तरफ उसी का नामकरण किया, प्रबुद्ध भारत। तो स्वयं वो बार बार अपनी मैगजीन छोटी छोटी निकालते गए और सर्कुलेट करते गए, क्योंकि उनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह उस तरह नहीं मिल रही थी जिस तरह वो चाहते थे। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि आज जो नए प्रयोग हो रहे हैं मीडिया में, खासकर मार्जिनलाइज सेक्शंस के द्वारा, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनमें कोई संभावना आप देखती हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया ही एकमात्र विकल्प है? हम वैकल्पिक मीडिया से कोई बड़ी बात नहीं कर सकते? आपकी क्या राय है? शायद उस टाइम जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब से लेकर आज तक शायद इतना बदल नहीं चुका है। अभी भी सिचुएशन या स्थिति वैसे ही है। 2000 शायद 1996 में उनियल करके एक जर्नलिस्ट ने एक स्टडी किया था कि कितने जर्नलिस्ट उसके बाद भी 2006 में भी CSDS ने किया है, रॉबिन जेफरी ने अभी भी नहीं है कि सिर्फ 0% या बहुत बहुत कम लोग हैं जो मीडिया में हैं। लेकिन ये चौंकने वाली बात है कि 25% पॉपुलेशन है, अगर आदिवासी और दलितों को अगर मिला के लेंगे तो इतने बड़े जनसंख्या के थोड़ा भी प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं है मीडिया में। तो मुझे लगता है कि एक साजिश है, ज़रूर एक एक्सक्लूजन है और जो भी सर ने पहले कहा था कि जो भी इसको पढ़ा लिखा, इसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदी मीडिया में भी नहीं है, तो दोनों भाषाओं में, वर्नाकुलर मीडिया में भी, मराठी में भी नहीं है, तेलुगु में भी नहीं है, तो शायद डेफिनेटली बहुत बहुत कम है, और कम भी है और एकदम लोअर लेवल पे है। एडिटोरियल स्टाफ में कोई दलित ऊपर के लेवल पे कोई दलित जर्नलिस्ट नहीं है। अशोक दास, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप कैसे, चूँकि आप एक वैकल्पिक मीडिया का, एक हाशिए के लोगों के मीडिया का एक स्वयं आप एक मंच संभाल रहे हैं, आपकी क्या इस बारे में राय है, ऑब्जर्वेशन है, और क्या संभावना देखते हैं इस तरह के वैकल्पिक मीडिया का? सर, पहले तो जो मीडिया में दलित नहीं है वो भूमिका जब क्लासेस शुरू होते हैं, जब यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, तभी से शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब मौका मिलना शुरू होता है तो जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत छांट के, बहुत चुन के कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं। जैसे तमाम चैनल्स और अखबार आते हैं जब कैंपस सिलेक्शन के लिए, ये खेल वहीं से शुरू हो जाता है। और इसको सीधे तौर पे कास्टिज्म नहीं तो माइक्रो कास्टिज्म मैं कहता हूँ बार बार, कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके प्रोफेसर के चैम्बर में किस मीडिया ग्रुप का आदमी आके बैठा, किस मीडिया ग्रुप ने आपकी यूनिवर्सिटी से कितने लोगों को मांगा। आपके जो वहाँ बैठे हुए प्रोफेसर्स हैं, मैं खुद IMC का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उन्होंने किन लोगों को चुन के भेजा, कितने लोगों को पता नहीं भी चला कि कब कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ से बुलाया गया है। कई बार ओपन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, तो ये चीज़ वहीं से शुरू हो जाती है। और जब हम फील्ड में जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर अपनी कैपेबिलिटी पे हम आगे बढ़ गए, किसी मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ जाने के बाद
हिंदी पट्टी में तो खास तौर पे समस्या है कि भाई जाति तो आपके जाने से पहले पहुंच जाएगी। जैसे मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं लोकमत में गया था पहली बार, तो मैं इधर से गया था IMC पास आउट करने के बाद, तो वहाँ पे सबसे बड़ा आग्रह यही था कि मेरी जाति क्या है, और उस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। आप समझ सकते हैं कि एक 23-24 साल का लड़का जब पहली बार जॉब करने जाता है और उसके सामने ये सवाल आता है तो उस पर क्या बीतती होगी, वो किस तरीके से कॉन्फिडेंस लूज करता है। तो वहाँ से निकल के जब हम वहाँ पे जाते हैं और तमाम चीज़ें पता चलती हैं जब आपके बारे में आपके एडिटर को, तो फिर वो उसी तरीके से उसी माइंडसेट से काम होता है, आगे कौन बढ़ेगा, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये सारी चीज़ें तय करती हैं। तो आपने जो दलित दस्तक जो आज देश की एक मशहूर मैगजीन है अपने क्षेत्र में, अपने कंटेंट में, अपने फॉर्म में, तो क्या आपने ये जो शुरुआत की मुख्यधारा मीडिया से एक तरह की नाराजगी के चलते, मोहभंग के चलते, या आप एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ इस मैदान में आए? सर, मैं पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ आया हूँ। मेरा मानना है कि ये जो मीडिया है ना, जिसको हम मिनिस्ट्री मीडिया कहते हैं, वो उसकी आंखें खराब हैं। वो सिर्फ कुछ एक भारत के एक हिस्से को देखती है, बाकी दूसरे हिस्से की तरफ से जो भारत का दूसरा पक्ष है, जो बहुत बड़ा पक्ष है, उसकी तरफ से आंखें मूंदे रहती है। उससे ना उसकी समस्याएं दिखाई देती हैं, ना उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, वो देखना ही नहीं चाहता। तो वो जो भारतीय मीडिया की आंखें खराब है, तो हम दोनों आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो मीडिया छोड़ देता है जिन चीज़ों को, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं। विपुल, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं आप कुछ कहें उसके पहले एक और सवाल। ये जो अभी अशोक दास कह रहे हैं, मेरे पास इनकी मैगजीन का एक अंक है जो इन्होंने 2016 के अक्टूबर का अंक है, अभी लेटेस्ट। इसमें जो हाशिए के लोग हैं, हाशिए का जो समाज है भारत पे, उसके बेहतरीन लोक गायकों की कवर स्टोरी है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इनके बारे में आपको शायद ही कहीं मिलती काफी निकल रहा है। देखिए, लेकिन पहले नहीं था, शुरुआत इन्हीं लोगों ने की। शुरुआत इन लोगों ने की। दलित दस्तक देर से आई है जी। जो पंजाब के जो दलित अखबार हैं, छोटे मोटे पर्चे हैं, उन्होंने पहले लिखा। ये बात तो इसमें मैं वही कह रहा हूं, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि एक्सक्लूजन जो है वो एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज है। एक्सक्लूजन को बहुत गहराई से स्टडी करना चाहिए। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम उसका नाम बदल के रख दें कि साजिश के डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। दरअसल क्या है कि सिस्टम जिस तरह से कार्य करता है उसमें से लोग निकल जाते हैं। जो दलितों में, लेकिन वासवी का क्या अनुभव है, मैं समझना चाहता हूं। छोटी सी बात मुझे कहना बड़ा आवश्यक है इसमें। जो दलितों में जो बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर IAS की और प्रोफेसर बनने की तैयारी करते हैं और मीडिया की तरफ नहीं आते। वासवी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? स्टूडियो में चर्चा की जी पूरी तरह। हाँ, मैं अभी विपुल मुदगल का कहना है कि इसके पीछे किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, कॉन्स्पिरेसी भी है, कॉन्स्पिरेसी को देखना ही ये सिर्फ वही नहीं है। कई बार जो हाशिए के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, चूंकि पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन में पढ़ लिख के आते हैं, तो वो अफसर बनना चाहते हैं, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए शायद मीडिया की तरफ उनका झुकाव नहीं होता है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या अनुभव है? देखिए, एक समय तक तो ये स्थिति थी कि लोग मीडिया के बारे में नहीं जानते थे और इंजीनियर, डॉक्टर या ऊंचे पदों पे जाना चाहते थे। लेकिन अभी हाल के ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया में जिस तरीके का परिवर्तन आया है जबरदस्त तरीके से, तो उसमें तो स्थितियां बदल गई हैं। इतना ग्लैमर है, पैसा है, नॉलेज है और इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन इज पावर बोलते हैं। और अभी के समय में तो ऐसा नहीं है कि दलित और आदिवासी पत्रकार अखबारों में नहीं आना चाहते हैं या दलित आदिवासी नहीं आना चाहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि एलिजिबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है लेकिन आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो मीडिया में कोई भी बड़े पदों पे संपादक, उप संपादक, विशेष संवाददाता, आजकल कितने सारे पद क्रिएट हो गए हैं, तो वो उन्हें मिल ही नहीं सकता है। इसलिए ये मिथ क्रिएट नहीं होना चाहिए कि अभी आदिवासी दलित में केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं है। बस भी आप हमारे साथ बने रहेंगी। अभी हम एक छोटा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो इस विषय से जुड़े कुछ अन्य मसलों पर चर्चा करेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाशिए के लोगों का मीडिया तंत्र, इसकी क्या संभावनाएं हैं।
अभी बात हो रही थी कि क्या एक कोई योजना के तहत मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं वो मीडिया में नहीं लिए जाते हैं? क्या उनकी संख्या अगर नगण्य है, बड़े पदों पर बिल्कुल अगर मीडिया में नहीं है दलित आदिवासी, तो क्या इसके पीछे महज एक संयोग है, योजना है या क्या है? लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या एक मुद्दा नहीं बनना चाहिए भारत में मीडिया के क्षेत्र में? अगर अमेरिका का उदाहरण मैं दूं, विपुल, 1978 में अमेरिकी सोसाइटी ऑफ न्यूज़ एडिटर्स ने न्यूज़ रूम्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हासिल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सन 2000 इसके लिए टारगेट ईयर रखा गया और अमेरिका में 1978 में 3.8% लोग थे जो अल्पमत के थे, जिनको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड। आज वे 12.8% हैं। जो मेजर्स लिए गए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर किया जाए, 2025 तक अब उन्होंने टारगेट रखा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर 3.8 से 12.8 आ सकता है अमेरिका में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बहुत माइल्ड और बहुत ही लिबरलिस्ट अगर कदम उठाकर, तो भारत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो समस्या है मीडिया में, क्या इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता? ज़रूर। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि कैसे उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन जब पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन आज अगर उनका टीवी ऑन करके देखेंगे, चैनल्स ऑन करके देखें, एक्टर्स एक्ट्रेसेस इतने बड़े सिंगर्स आए हैं। लेकिन हमारे बॉलीवुड में भी आप लीजिए कि कोई दलित एक्टर्स या एक्ट्रेसेस भी नहीं, और अगर कोई घुसेगा तो अपनी आइडेंटिटी बताएगा तो मुश्किल हो जाएंगे। तो ज़रूर आई थिंक पॉजिटिव मेजर्स लेना चाहिए, क्योंकि हमें तोड़ना है सिस्टेमिक एक्सक्लूजन, उसको तोड़ने के लिए हमें ज़रूर पॉजिटिव मेजर्स लेने हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती कि विद इन जर्नलिज्म जो दलित महिलाएं के भी और डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड दलित महिलाएं या आदिवासी महिलाएं, बहुत मुश्किल से हम दलित महिला या आदिवासी महिला की प्रतिनिधित्व देखना चाहिए। सुनील सरदार, मैं ये समझना चाहता हूँ, चूँकि आप इस तरह के क्षेत्र में लगातार इनिशिएटिव भी आप लोग ले रहे हैं, कि जो पारंपरिक मीडिया के बजाय अपनी पत्रिका चलाना या वेबसाइट, विजुअल प्लेटफॉर्म शुरू करने की जो परिपाटी बढ़ी है, इसको कैसी पहल मानते हैं या कहाँ तक सफल होगी? इससे कितना आप जिस तरह के मकसद को सर्व करना चाहते हैं वो कितना करेगा? क्या इसका निचोड़ आप निकालते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया जब से आया है, इसके पहले जो हम चलते हैं, पहले जलसा, कीर्तन, ये वगैरह सब छोटे जातियों के होते थे, और ये जो हाशिए के जो मीडिया तो उनका ही था। तो दुनिया में जो भी गरीबों का था, फिर वो खाना हो गया, वो आज रिच लोगों का हो गया, कपड़ा हो गया, जो गरीबों का था वो रिच लोगों का हो गया, जो गाने थे वो उनको क्लासिकल कर दिया, मासेस से लेके क्लास कर दिया, और इसको डिस्टॉर्शन, एब्सॉर्प्शन एंड इसको एडॉप्शन बड़े भौंदी तरीके से हुआ है। मीडिया तो हमारा ही था और मीडिया हमारा है, लेकिन वो उसको हमने खो दिया कहीं ये प्रिंट मीडिया के सामने और मार्केटिंग के युग में, और हमारे लोग हाशिए पर आए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया आने से और अपने लोगों की बात कहने की वजह से एक नई संभावना मुझे इसमें दिखती है। और ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और जो ये इनका जो मीडिया है अपना, इसके लिए स्पेशल एक्सक्लूजन के खिलाफ में आंदोलन भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है इतने सुंदर सुंदर गीतकार जो हुए, और मेरा फेवरेट जो है एक है शैलेंद्र, उसको अपना नाम बदल के कर रहना पड़ा जिंदगी भर, और अभी भी पता लगा लोगों की वो तो हमारे दलित था, और कितने सुंदर गा। ऐसा उस आदमी ने ऐसे सपने देखे कि भाई अब ऐसा उसको मालूम था कि ये सच्चाई क्या है, तो बोले होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती। इस तरह के सपने देखने वाले लोगों को हाशिए पर रखा। जब आज हमको पता लगता है तो लगता है कि मीडिया और जो अभी पंजाबी गीतकार देखेंगे, या तुम्हारा जो मुझे बहुत दिन पहले पता चला वो डुड़ुक डुड़ुक वाला कौन गाना है, वो जो सरदार जी एक है बड़ा, तो इन लोगों ने जो गीत है, डांसिंग है, गरबा है, कनकीदुरा है, ये सारा मीडिया जो था अब उनको क्लासिकल करके मार्केटिंग करके एक कुछ लोगों के हद तक किया जाता है, उसको भी छोड़ना है। लेकिन अशोक दास, सवाल इस बात का है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, समाज के दूसरे महकमों में, दूसरे क्षेत्रों में, वो बहुत तेजी से ताकत के साथ उभर रहा है। लेकिन अगर इन हाशिए के लोगों के मीडिया कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक अभी भी कोई बहुत बड़ा संस्थागत
आपके पास मंच, एक बहुत बड़ा फोरम जैसा अमेरिकी समाज में, जो दुनिया के सबसे विकसित समाजों में से एक है, वहां पे बड़ी बड़ी मैगजीनें हैं जिन मैगजीनों को पढ़े बगैर आम लोग भी नहीं चैन से रहते कि भाई आखिर उस मैगजीन में क्या छपा है, लोग देखते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई बड़ा संस्थागत फोरम नहीं है। इस कमी को कैसे आप देखते हैं और इसके बारे में क्या सोच है आप लोगों का? सर, उसकी पहली वजह तो अगर हम अमेरिका से तुलना करेंगे तो भी हम बहुत पीछे हैं। अभी देश को आज़ाद हुए भी बहुत कम समय हुआ और जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, और अभी जैसे मेरी जानकारी में कम से कम 40-50 मैगजीन्स चलती हैं, कुछ झारखंड में चलती हैं, कुछ महाराष्ट्र में चलती हैं, तो लेकिन एक नेशनल लेवल पे जो काम होना चाहिए, एक सबसे बड़ी समस्या होती है जैसे हम लोग दलित दस्तक कर रहे हैं। हमने 5 साल से बिना एक भी दिन डिले किए हर महीने एकदम बिल्कुल ऑन टाइम निकाला है। तो एक अर्थ की समस्या होती है, पैसे की समस्या होती है। अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो फिर उसके लिए सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए। और जिन फील्ड की आप बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, तो वहाँ पे अगर आप एमपी बनते हैं, रिजर्वेशन है, वहाँ फिक्स है कितने एमपी जाने हैं, या फिर तमाम फील्ड हो गए। मीडिया में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको अपने बूते आना है, आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। और अगर चूँकि अब जैसे मैं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे मीडिया में, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंटेंट दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे, अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसको 10 भाषाओं में निकालूं, तो उसके लिए मुझे एक सिस्टम चाहिए होगा कि हाँ, एक इकोनॉमिक मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि हाशिए के लोगों के मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो वाकई खड़ा नहीं हो सका है क्योंकि आपके पास सपोर्ट बेस्ड नहीं है, कंट्रीब्यूशन देने के लिए लोग नहीं है ज़्यादा, या क्या क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन हाशिए के लोगों के बीच से उभर कर आए हैं, कई जगह सत्ता में भी वो रहे हैं और भविष्य में भी आते ही रहेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि मीडिया तंत्र इस तरह का क्यों नहीं खड़ा हो पाता कोई? देखिए, ये तो सर आपके पास दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक आ गए हैं, लेकिन मीडिया क्षेत्र में कोई संस्थागत बड़ा एक फोरम या बड़ा मंच क्यों नहीं उभरता? ये एक सवाल है। इसके लिए तो अब उनको सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं 5 साल से, हम सबके सामने हैं, क्या काम कर रहा है, हमारा काम सामने है। तो अगर कोई आप डिक्की की बात करें या फिर दलित पॉलिटिशियन की बात करें, तो ये वो तय करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं। हम ये तय नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। बिना सपोर्ट के तो दलित दस्तक को भी चलना पॉसिबल नहीं था। कई लोग जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ लोग हैं जो मीडिया में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन लोगों का सपोर्ट है तभी हम काम कर पा रहे हैं। हाँ, ये सपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। हम 25,000 कॉपी अगर छाप रहे हैं, महीने में 3 लाख 4 लाख रुपये अगर हम खर्च कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो एक सिस्टम बनना शुरू हुआ है और मुझे बहुत उम्मीद है देश भर से लोग आते हैं मिलने के लिए, वो बातें करते हैं। बासवी, आप हमारी बात सुन रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं एक उदाहरण अभी देकर आपसे एक सवाल करूंगा कि अभी हमें जानकारी मिली कि चूंकि आप आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उस समाज से आती हैं, तो अभी राजस्थान में जो सहरिया ट्राइब है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो गैर आदिवासी भी हैं और आदिवासी सब मिलके उन्होंने एक संस्था के जरिए हदौती मीडिया संदर्भ केंद्र बनाया और सहरिया समाज से कई ऐसे लोगों को, नौजवानों को ट्रेन करना शुरू किया जो पढ़े लिखे थे, कि कैसे उनको पत्रकार के रूप में वो अपनी भूमिका निभा सकें, अपने समाजों की कम से कम खबर, अपने इलाके की खबर वो मुख्यधारा मीडिया तक पहुंचा सकें। लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस जो है, मैंने जो बातचीत की उनके नुमाइंदों से, वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो निराश होते हैं क्योंकि उनको मुख्यधारा मीडिया में खबर तो कभी कभी छप जाती है लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। आपका क्या अनुभव इस बारे में है और क्या आप कहना चाहेंगी कि कैसे ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिल सके? बिल्कुल, उनके अनुभव बहुत ही सही हैं और सटीक हैं। मेरे अनुभव भी लगभग उसी तरीके के हैं। वैसे मैं करियर के तौर पर तो यूनिवर्सिटी के सर्विस में जाना चाहती थी, लेकिन वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने पूरा समय और मेहनत, कमिटमेंट, डेडिकेशन पत्रकारिता के क्षेत्र में लगाया और यहाँ पर हमने पूरी योग्यता अपनी दिखाई और जितनी एबिलिटी हो सकती है सारा कुछ किया। हर एक तरह के बिट कवर किया और जो सारे बिट पुरुष पत्रकार कवर करते हैं वो सारे बिट हमने किए, उससे ज्यादा भी करके हमने दिखाया। कुछ पुरस्कार भी हमें मिले, लेकिन फिर अखबारों में जो ऊंचे पद पे अवसर मिलने की बात थी वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमारी पहली मुलाकात जब जोशी साहब से हुई तो उन्होंने 92-93 की बात है, तब उन्होंने मेरे से मिलने के तुरंत बाद ही मेरी जात पूछी
और मेरी जात पूछने के बाद मैंने 12 साल जनसत्ता में काम किया, मुझे कंफर्मेशन नहीं किया गया, जबकि मैंने इतने झारखंड के आंदोलन हुए उसको मैंने कवर किया। झारखंड में इतने बड़े बड़े आदिवासी और विस्थापन विरोधी आंदोलन हुए, वन अधिकार के आंदोलन हुए, वो सारे हमने कवर किए। महिलाओं के मुद्दे हुए, किसानों के मुद्दे हुए, गरीबों के बहुत सारे जो मुद्दे सवाल है, हम पूरे झारखंड के तमाम सवालों को कवर करते रहे, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और देखिए जो पद क्रिएट होते हैं उसमें एक अवसर मिलने की बात होती है, तो कुछ भी हमें नहीं मिल पाया। हमारा तो बासवी, हम आपसे केवल किसी कोई एक संस्था या एक व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। मैं एक चीज मैं समझना ये चाहता हूं कि आपने अनुभव जो आपके जीवन के हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में, हालांकि आपने महिला आयोग में भी आप रही हैं, आई थिंक प्रांतीय महिला आयोग में मेंबर रही हैं बाद के दिनों में, तो आपको रिकॉग्निशन समाज में मिली है आपके काम की। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आपका संदेश है, क्या आप प्रस्ताव है, क्या सुझाव है कि किस तरह हाशिए के लोगों की जो नुमाइंदगी मीडिया में है वो बढ़े, ताकि उनके समाजों की सूचना, उनके समाजों के जीवन की जो सच्चाई है वो भारत के लोगों के सामने आ सके और ज्यादा प्रामाणिक ढंग से आ सके। क्या करना चाहिए? देखिए, वो दिल्ली में एक ग्रुप हुआ करता था, उन लोगों ने झारखंड में आदिवासी और दलित पत्रकारों को मुख्य धारा की पत्रकारिता में लाने के लिए बहुत ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह चलाए थे। और हम लोगों ने एक बहुत कोशिश किया था माहौल बनाने का कि कम से कम अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में आदिवासी और दलित पत्रकारों को लाने का काम किया जाए, आदिवासियों को, दलितों को। तो ये एक माहौल बना, तो यहाँ के अखबारों में उनको लाने का काम हुआ है। जो यहाँ के हमारे पास समय कम है, जो यहाँ से निकल रहे हैं हमारे पास उनको लाने का काम किया गया, लेकिन अनुभव ये है कि उनको बीट उस तरीके के नहीं दिए जाते। उनको बासवी, हम फिर कभी आपसे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल चलते चलते एक लाइन में आप कैसे समअप करेंगे? देखिए, दो बातें, एक तो ये है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों को लाएं, जान कह के लाएं और उसके बाद उनको ट्रेन करें। दूसरी बात यह है कि जो गरीब आदमी के मुद्दे हैं, जो भूखमरी के, कुपोषण के, बंधुआ मजदूरी के, वो मुद्दे भी केंद्र में आने चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ उन लोगों को एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने और रांची से वासवी ने जो कहा है, दुनिया के जाने माने मीडिया समाजशास्त्री इतिहासकार रोबिन जेफरी ने भारतीय मीडिया के स्वरूप पर लिखा, मैं कोट कर रहा हूं, अमेरिका में कुल जनसंख्या के 13% लोग अश्वेत हैं, भारत में सिर्फ दलितों की संख्या 15% है। 90 के दशक में अमेरिकी पत्रकारिता में अश्वेतों की उपस्थिति हर जगह देखी जा सकती थी, जबकि भारत की पत्रकारिता में दलित लगभग नदारद हैं। सन 1998 में भारत के राष्ट्रपति एक दलित थे, लेकिन पूरे देश में एक भी दलित वरिष्ठ पत्रकार नहीं था। उनकी मशहूर किताब इंडिया न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन के पृष्ठ 152 में ये उदाहरण मौजूद है। हालात आज भी ज्यादा नहीं बदले। मीडिया को समावेशी बनाने या उसमें विविधता लाने की मीडिया के मालिकों, संपादकों की संस्थाओं या सरकारों की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं हुए। ऐसे में भारत के दलित उत्पीड़ित मीडिया क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहलकदमी दर्ज करा रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि बीते 69 सालों में उनका अपना कोई बड़ा संस्थागत मीडिया तंत्र नहीं विकसित हो सका है, जिसकी समाज को बड़ी ज़रूरत है। शायद ये छोटे छोटे नए प्रयोग उस दिशा की तरफ बढ़ते कदम का संकेत हैं। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।